अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा, आज मैं ना थोड़ा मेथड आपका चेंज कर रहा हूँ। पहले मैं ये कर रहा था कि हम प्रेजेंटेशन जो होती थी आपकी पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन, उसी में मैं अपना साउंड रिकॉर्ड कर देता था और आपको वो सेंड कर देता था। लेकिन लास्ट टाइम ये मैंने जो लेक्चर है ना आपका 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, ये मैंने 2 बार या 3 बार मैंने रिकॉर्ड किया उसी तरीके से, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आता था। कुछ जो स्लाइड्स थी ना वो स्किप हो जाती थी। जब मैं पिछली स्लाइड्स पे दोबारा जाता था तो उनका साउंड नहीं आता था, वो स्किप हो जाती थी उसमें से। 2 बार या 3 बार मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन यही प्रॉब्लम आ रहा था। तो इस बार मैंने ये सोचा कि अब हम थोड़ा मेथड अपना चेंज करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको प्रेजेंटेशन एज सच दे दिया करूँगा विदाउट साउंड। ठीक है, और उसके साथ आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो दे दिया करूँगा जिसमें वो लेक्चर रिकॉर्डेड होगा। उसका मैं आपको लिंक दे दूँगा यूट्यूब का, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा और आप उधर से ये देख लेना या डाउनलोड करना, जो भी करना है। ठीक है, तो आपको मैं अब यूट्यूब पे वीडियो रख के उसका लिंक दिया करूँगा और उसके साथ आपको ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो भी प्रोवाइड कर दिया करूँगा। तो अब इसी तरीके से आपके जो बाकी लेक्चर्स हैं वो उसी तरह से चलेंगे जब तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। तो अब ये पहला जो लेक्चर है इसमें ये है आपका 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले थोड़े से जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको ज़रा रिव्यू कर लिया जाए, जो कि 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है आपको पता होगा। मेंडल ने जब एक एक ट्रेड को कंसिडर करके जब क्रॉसेस किए थे, मसलन टॉल के लिए जो प्लांट हाइट के लिए था, टॉल को ड्वार्फ से क्रॉस कर दिया। ठीक है, राउंड को रिंकल से क्रॉस कर दिया। तो ठीक है, मसलन ये देखें जिस तरह से ये क्रॉस है टॉल और ड्वार्फ का, इसी तरह से राउंड और रिंकल का क्रॉस है। तो ये सारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हैं जिसमें हम एक टाइम पे एक ही ट्रेड को कंसिडर करते हैं, एक ही पेयर ऑफ एलील्स को कंसिडर करते हैं, और उनकी जो F1 आती थी वो एक सिंगल हेट्रोजाइगोट होता था जिसमें कि आप एक ही जीन की हेट्रोजाइगोसिटी को स्टडी कर रहे होते थे। ठीक है, इसी तरह से डाई हाइब्रिड जिसमें 2 जीन को एक साथ लिया जाता था, जैसे कि टॉल के साथ आप सीड शेप को ले लें। ठीक है, प्लांट हाइट के साथ सीड शेप, टॉल और राउंड। दूसरा जो है ये ड्वार्फ और रिंकल, जब इनको आपने क्रॉस किया तो इसकी जो F1 थी वो सारी इस तरह की होती थी। अगर आप क्रॉस करवाते हैं ट्रू ब्रीडिंग डोमिनेंट को ट्रू ब्रीडिंग रिसेसिव से, ठीक है, तो फिर आपको जो F1 मिलती है वो इस तरह की मिलती है जो कि एक डबल हेट्रोजाइगोट होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर ट्रिपल है, ठीक है, ट्राई हाइब्रिड, तो आपको एक ट्रिपल हेट्रोजाइगोट मिल जाता है इसमें। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ रही है ना मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस क्या है। इसके बाद आ जाता है आपका टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या चीज़ है? टेस्ट क्रॉस मेंडल ने भी जब किया था तो उसने क्या किया था कि जो आपके पास ये वाला आता है ना हेट्रोजाइगोट, इसे क्रॉस करवा दिया जाता था वापस इस पेरेंट के साथ जो कि आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव है। ठीक है, या आप इसको करवाते हैं इससे क्रॉस। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है टेस्ट क्रॉस। इसमें ये जो पेरेंट होता है जो कि आपके पास रिसेसिव होता है उसे आप टेस्टर कहते हैं। ठीक है, टेस्टर। तो टेस्टर के साथ जब आप हेट्रोजाइगोट को क्रॉस करते हैं तो आपके पास आ जाता है आपका टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब टेस्ट क्रॉस बेस्ड के आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड है या ट्राई हाइब्रिड है, उसी की बेसिस पे आप इसको नाम देते हैं टेस्ट क्रॉस को। मसलन अगर आपने मोनोहाइब्रिड जो आपके पास सिंगल हेट्रोजाइगोट है, अगर आपने उसे क्रॉस किया है होमोजाइगस रिसेसिव से, तो जो आपका टेस्ट क्रॉस होगा दैट विल बी 1 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अगर आप करवा रहे हैं डबल हेट्रोजाइगोट को, आप क्रॉस करवाते हैं एक डबल रिसेसिव पेरेंट से, तो आपके पास क्या आएगा? एक 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ट्रिपल हेट्रोजाइगोट को ट्रिपल रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं तो आपके पास 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस आता है। ठीक है, अब टेस्ट क्रॉस से हमें क्या पता चलता है? जब हम लिंकेज की बात करते हैं तो मोनोहाइब्रिड की तो आप बात ही छोड़ दें, क्योंकि आप 2 जीन्स कम से कम कंसीडर कर रहे होते हैं जब लिंकेज की बात करते हैं। लिंकेज में कम से कम 2 जीन्स आपस में लिंक हो सकते हैं, एक की तो आप बात ना कर सकते। तो या तो आपका डाई हाइब्रिड होगा
आपके पास 2 पॉइंट आएगा या 3 पॉइंट आएगा, या इवन इससे भी ज़्यादा अगर 4 पॉइंट आप ले रहे हैं, तो इस तरह के टेस्ट क्रॉसेस आप करते हैं। टेस्ट क्रॉस का मकसद क्या है? टेस्ट क्रॉस जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या ये लिंक्ड है या ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं जीन्स। ठीक है, हमने देखा था अगर उसमें आपको मिलती है 1:1 की रेशो आफ्टर टेस्ट क्रॉस, ठीक है, 1:1 की रेशो अगर मिल जाती है तो इसका मतलब है कि ये जीन्स जो है ये लिंक्ड नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको जो ये रेशो है ये 0 और 50 के दरमियान में किसी जगह पे मिलती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये लिंक्ड है। जितनी आपको कम वैल्यू मिलेगी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, अगर आपको रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की जितनी कम वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब है उतनी स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। जितनी 50% के करीब जाती जाएगी उतना ही ये लिंकेज उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना ये दूर है। पिछले लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि जो आपका मैप यूनिट है वो क्या होता है। ठीक है, जितने परसेंट आपको मिलती है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, उतने ही आप कहते हैं कि डिस्टेंस है दोनों जीन्स के दरमियान, जिसे हमने अगर 1% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब है कि दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1 मैप यूनिट। अगर 2% है तो 2 मैप यूनिट्स डिस्टेंस होगा। अगर आपकी 10% फ्रीक्वेंसी आती है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी आपको 10% रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं इन योर प्रोजेनी आफ्टर द टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अगर आपको इतने मिलते हैं, अगर 10% मिलते हैं तो इसका मतलब है कि 10 मैप यूनिट्स आपका डिस्टेंस है दोनों जीन्स के दरमियान, और ये दोनों हैं एक ही क्रोमोसोम के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? अगर आपकी 50% आती है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी तो आप नॉर्मली यही कहते हैं कि ये दोनों एक क्रोमोसोम के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते, दोनों प्रोबेबली डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमारा ट्रिपल ये जो 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस है ये क्या है और हम इसे कैसे यूज़ करते हैं लिंकेज एनालिसिस के लिए और लिंकेज मैपिंग के लिए। ठीक है, 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, अभी तक हमने जितने भी इससे पहले जो लिंकेज में टेस्ट क्रॉसेस पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या थे? 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉसेस, क्योंकि उनमें हमने डबली रिसेसिव टेस्टर्स को डबल हेट्रोजाइगोट के साथ क्रॉस किया था। अब नेक्स्ट लेवल जो है जिसमें हम ट्रिपल हेट्रोजाइगोट को ट्रिपल रिसेसिव टेस्टर से क्रॉस करते हैं। ठीक है, समझ आ रही है ना? ये हमारा होता है 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। इसके लिए 2 एग्जांपल्स हम आगे स्टडी करेंगे। पहली एग्जांपल जो है वो ये है, ठीक है, ड्रोसोफिला से। इसमें 3 एलील्स दिए हैं आपको। एक है SC जो कि स्क्यूड फिनोटाइप देता है। स्क्यूड का मतलब है कि कुछ थोरेसिक ब्रिसल्स जो हैं फ्लाई के ऊपर वो मिसिंग होते हैं। ठीक है, स्क्यूड फिनोटाइप SC जीन देता है, और ये SC जो है ये रिसेसिव एलील है और ये म्यूटेंट एलील है। इसके अगेंस्ट जो एलील होगा दैट विल बी SC+, ठीक है, जो कि डोमिनेंट है और वाइल्ड टाइप एलील है। ठीक है, दूसरा जो दिया है वो है EC, इकाइनस जो फिनोटाइप है उसके लिए है, जिसका मतलब है रफंड आई सरफेस। ठीक है, यानी कि रफ किस्म की अगर आई सरफेस है उसे इकाइनस कहा जाता है, और उसके लिए जो एलील है दैट इज EC। ठीक है, नॉर्मल आई के लिए जो होगा दैट विल बी EC+, विच विल बी नॉर्मल या डोमिनेंट। ठीक है, ये रिसेसिव है। तीसरा जो है दैट इज VG, जो आप पहले भी पढ़ते रहे हैं वेस्टिजियल विंग्स के लिए, और इसके अगेंस्ट जो नॉर्मल विंग्स के लिए होता है दैट इज VG+, जो कि वाइल्ड टाइप है, डोमिनेंट है, ये रिसेसिव एलील है। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के एलील्स को अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। जिस तरह से हमने पहले देखा, जो पहला क्रॉस आप करेंगे, ठीक है, उसमें आपके पास एक साइड पे तीनों डोमिनेंट एलील्स होंगे, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, मतलब अगर आप इस क्रॉस की जगह पे ये क्रॉस लें पहला वाला, ठीक है, तो इन तीनों की जगह पे आप रिप्लेस करेंगे उन तीनों डोमिनेंट एलील्स को, इन तीनों की जगह पे आप तीनों रिसेसिव एलील्स को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो F1 आएगी वो इस तरह की आएगी कि तीनों जो हैं वो हेट्रोजाइगस होंगे। तीनों हेट्रोजाइगस होंगे। आप कह सकते हैं कि जो आपका पहला वाला था जो कि है कौन सा वाला था, ये SC, तो पहले वाले को आप SC से रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरे वाले को EC से और तीसरे को VG से। तो आपके पास इस तरह की एक हेट्रोजाइगोट F1 मिलेगी। फिर आपने क्या करना है कि आपने इसको क्रॉस करना है इस वाले से। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि आप क्रॉस करेंगे हेट्रोजाइगोट को
ठीक है, किससे क्रॉस करेंगे? अब ये आपका हेट्रोजाइगोट है, ठीक है, ये वाला जो है ये हेट्रोजाइगोट है जिसमें तीनों पे आपके पास रिकॉम्बिनेंस है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट आप कह सकते हैं कि आपके पास हाइब्रिड्स हैं तीनों पे। यहाँ पे ये देखें, ये हेट्रोजाइगोट, ये भी हेट्रोजाइगोट, ये भी हेट्रोजाइगोट, तो ये एक ट्रिपल हेट्रोजाइगोट आपके पास आ चुका है F1 में। और इसके अलावा ये आपके पास रिसेसिव है जिसमें तीनों जीन्स के लिए आपके पास सिर्फ रिसेसिव एलील्स हैं। अब आपने इन दोनों इंडिविजुअल्स को क्रॉस करवाना है, ये जिसमें आपके पास सारे रिसेसिव हैं और ये जिसमें आपके पास तीनों जो हैं ये हेट्रोजाइगस हैं। अब आपने जब क्रॉस किया तो आपके पास जो टोटल फ्लाइज आई हैं द नंबर इज़ 1008, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या रेशियो क्या है ये। सबसे पहले जब आप इस पे गौर करते हैं तो आपको यहाँ पे 1:1:1 की रेशियो नहीं मिल रही कहीं भी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ये सारे एक जितने ऑलमोस्ट एक जितने इंडिविजुअल नज़र आते तो इसका मतलब ये होता है कि तीनों जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं और लिंकेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये ज़्यादा है, ये वाले कम है, तो इसका मतलब कोई ना कोई जीन जिसमें लिंक ज़रूर है, ठीक है, कुछ ना कुछ लिंकेज यहाँ पे मौजूद है। तो अब आपके पास ये 8 तरह के गेमेट्रिक कॉम्बिनेशन आते हैं, टोटल 8 गेमेट्रिक कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं, ठीक है, उनमें आपको ये रेशियो मिलती है। अब हम जब इनको स्टडी करेंगे तो हमने तीनों जीन्स को एक साथ कंसीडर नहीं करना, हम इनको पेयर्स में करेंगे और एक को हर बार निगलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो कंसीडर करेंगे दैट विल बी द फर्स्ट 2 जीन्स SC एंड EC, ठीक है। देखिए अब जो सिस्टमैटिक वे है वो है कि हम सबकी जो हैं फ्रीक्वेंसीज, जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज जितनी भी पॉसिबल है हम सबको कैलकुलेट करें और फिर देखें। लेकिन सबसे पहले आप एक बार इसको देख सकते हैं कि आपको 1:1:1 की रेशियो मिल रही है। अगर वो नहीं मिल रही इसका मतलब है कि यहाँ पे लिंकेज मौजूद है। अब लिंकेज कितनी है, इनमें कितना डिस्टेंस है, कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, वो आपको जब आप फर्दर इनकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इस चीज़ पे। सबसे पहले आपने पहले 2 जीन्स को कंसिडर करना है, SC और EC को, और जो तीसरा है उसे आपने फिलहाल इग्नोर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप पहले जो ये तीसरा VG है इसे आप इग्नोर कर रहे हैं, इन दोनों को ले रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को फिलहाल आप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, SC और EC को। अब इनमें आपने ये गौर करना है कि आपके पास पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कौन से थे और आपको रिकॉम्बिनेंट्स कौन से मिले हैं, ठीक है। पेरेंट जब हमने पेरेंट्स लिए थे स्टार्ट में F1 से पहले, तो जो हमारे पास एक पेरेंट था वो उसमें कुछ इस किस्म का कॉम्बिनेशन था, दूसरे में ये वाला था। तो इन दोनों जीन्स के लिए ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दोनों रिसेसिव, और इन दोनों जीन्स के लिए ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों डोमिनेंट है। तो ये दोनों पेरेंटल हैं, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। तो पहले 4 जो हैं इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन हैं और ये 4 आपके पास रिकॉम्बिनेंट्स आ रहे हैं जिसमें ये देखें ये चेंज हो गया, ये हेट्रोजाइगोट है, जबकि पेरेंट्स में कोई भी हेट्रोजाइगस नहीं था। तो ये रिकॉम्बिनेंट है, ये भी रिकॉम्बिनेंट है, ये भी इन दोनों के लिए रिकॉम्बिनेंट है और ये भी इन दोनों जीन्स के लिए रिकॉम्बिनेंट है। अब आपने क्या करना है, इन चारों को ऐड करना है, यानी 12, 14, 14 और 16 इनको आपने ऐड करना है। फिर आपने डिवाइड करना है टोटल नंबर से और 100 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे आपको रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इन दोनों जीन्स के लिए मिल जाएगी, ठीक है। 12, 14, 14 और 16 इनको ऐड करके इससे डिवाइड करना है। तो आपके पास डिवाइड करने के बाद ना आप ऐड करने के बाद आता है 56 को जब आप 1008 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये आता है 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है 5.5 MU, ठीक है। MU हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि इसका मतलब यह है कि जितनी 5.5% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब है 5.5 मैप यूनिट्स डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 जीन्स। इससे हमें ये पता चल गया कि ये दोनों जो जीन्स हैं एक ही क्रोमोसोम पे एग्जिस्ट करते हैं और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 5.5 मैप यूनिट्स का, ठीक है। ये हमारे पहले 2 जीन्स थे। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट में हम एक और जीन को किसी और को स्किप कर देंगे और बाकी 2 को हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, द इनपुट पेरेंटल जीनोटाइप्स पर SC, VG। अब हमने SC और VG को कंसिडर किया, EC को फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। SC और VG दोबारा इस पे आ जाते हैं, ये SC ये VG। अगर पेरेंट्स पे गौर करें तो पेरेंट्स में हमारे पास यही कॉम्बिनेशन था, रिसेसिव एंड रिसेसिव। एक पेरेंट में दूसरे में ये वाला डोमिनेंट और ये भी डोमिनेंट, ठीक है, ये दूसरे पेरेंट में था।
तो ये हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन है इन दोनों जीन्स के लिए। लेकिन ये जो है, अगर हम इस पर गौर करें, SCVG प्लस, ये रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। ये हमारे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं है, ये रिकॉम्बिनेंट है। इसमें भी अगर देखें, ये SC प्लस, ये VG, ये भी रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। तो ये दोनों रिकॉम्बिनेंट्स हो गए। इसके बाद ये पेरेंटल है, क्योंकि दोनों इसमें रिसेसिव है, इसमें भी दोनों डोमिनेंट है, ये भी पेरेंटल है, तो ये पेरेंटल हो गए, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट से। उसके बाद ये दोनों रिकॉम्बिनेंट्स हैं, ये देखो, ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस। तो ये दोनों पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट हैं और ये दोनों रिकॉम्बिनेंट्स हैं, ये वाले। तो हमने अब इनको ऐड करना है, 243, 233, 14 और 16, इनको ऐड करेंगे, टोटल से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो आता है आफ्टर दिस, ठीक है, वो क्या आता है, ये देखें, 243, 233, 14, 16, इनको ऐड किया, 506 आया। 506 को जब आप डिवाइड करते हैं 1008 से और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑलमोस्ट 50% आपको मिलता है यहाँ से, ऑलमोस्ट 50% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या है, 50% का मतलब ये है कि हम ये कहेंगे कि ये दोनों जीन्स एक क्रोमोसोम पे एग्जिस्ट नहीं करते, ये दोनों इंडिपेंडेंटली सॉर्ट कर रहे हैं और इनके दरमियान कोई लिंकेज नहीं है। ये प्रोबेबली दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स पे एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि SC और VG प्रोबेबली दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि EC और VG भी अलग अलग होंगे, लेकिन ये आपने खुद कैलकुलेट करना है और मुझे आपने व्हाट्सएप पे बताना है कि आपको ये कितनी इनकी मिल रही है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। ये अब आपने खुद करना है कि आपने SC को स्किप करके, जिस तरह से हमने उनकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकाली है SC प्लस VG की, और इससे पहले SC और EC की, ठीक है, इसी तरह से अब आपने EC और VG की खुद कैलकुलेट करके मुझे बताना है कि वो किस तरह से आप प्रूव करेंगे कि ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स पे एग्जिस्ट करते हैं। आप एक पेपर पे ये कैलकुलेट करें, उसकी पिक्चर बनाएं, मुझे व्हाट्सएप पे आप देंगे अपने ग्रुप में, ठीक है। मैं सबकी चेक करूँगा, साथ अपना नाम लिखना है अपने पेपर पे, ठीक है, वरना ओके। ये अब आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है इसमें, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है वो भी ड्रोसोफिला से है। अब इसमें भी 3 आपको जीन्स दे दिए गए हैं। पहला जीन है V, वर्मिलियन आइज के लिए, ठीक है। वर्मिलियन आइज जो होती हैं, ये उसकी एक रिसेसिव ट्रेट है, तो ये रिसेसिव लीड है इसका। इस तरह से CV, क्रॉस वेनलेस, यानी कि जिसमें विंग के ऊपर क्रॉस वेन जो है वो एब्सेंट है, ठीक है, ये भी रिसेसिव ट्रेट है। और CT, कट और स्निप्ड विंग एजेस, जिसमें विंग एजेस जो है वो कट या स्निप्ड हैं, ये भी रिसेसिव ट्रेट है। तो ये तीनों रिसेसिव लीड्स हैं। इसके अगेंस्ट जो तीनों डोमिनेंट होंगे वो V प्लस, CV प्लस और CT प्लस। अब जो हम क्रॉस करने जा रहे हैं ना, उसमें एक डिफरेंस है। जो पहला क्रॉस हम करेंगे उसमें एक डिफरेंस है। हमारे जो दोनों इंडिविजुअल्स हैं वो ट्रिपल डोमिनेंट या ट्रिपल रिसेसिव पेरेंट्स नहीं हैं, ठीक है। हमारा जो एक पेरेंट जो हम ले रहे हैं स्टार्ट में, उसमें एक जीन जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है और बाकी दोनों जीन्स जो हैं वो होमोजाइगस रिसेसिव है, CV, CT। लेकिन ये जो V प्लस है उसमें, इसका मतलब कि एक जीन इसमें डोमिनेंट आ रहा है, बाकी दोनों जो हैं वो रिसेसिव आ रहे हैं। इसी तरह से जो दूसरा पेरेंट है वो इस जीन के लिए रिसेसिव है, बाकी दोनों के लिए डोमिनेंट है, होमोजाइगस होगा लेकिन, ठीक है। ये आपने याद रखना कि आपने दोनों होमोजाइगस को ही लेना है उसमें। तो ये इनके बाद जो हमें F1 मिलेगी वो फिर वैसी ही होगी, ठीक है, वो उसी तरह की होगी, ट्रिपल हेट्रोजाइगोट, ठीक है। ट्रिपल हेट्रोजाइगोट हमें मिलेगा F1 में। F1 वैसी ही मिलेगी, लेकिन जो पहले दोनों पेरेंट्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। पहले जो दोनों पेरेंट्स हैं वो डिफरेंट है, F1 सेम मिलेगी। अब इसे हमने क्रॉस करना है ट्रिपल रिसेसिव पेरेंट से, जो कि ये है, ठीक है, जिसमें सारे के सारे रिसेसिव हैं, V, CV और CT सारे रिसेसिव हैं। इसके साथ आपने इसे क्रॉस करना है, जो कि आपका 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस बन जाएगा। जब आपने ये क्रॉस कर दिया तो आपके पास टोटल जो पॉपुलेशन है दैट इज 1448 फ्लाइज, ठीक है। अब इनकी भी ज़रा डिवीजन चेक कर लेते हैं क्या मिल रहा है हमें। इसमें अब आपको उससे भी ज़्यादा वेरिएशन नज़र आ रही है, उससे भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन। इसमें आपको 2 ऐसी क्लासेस मिल रही हैं जो कि बहुत ही रेयर हैं, एक में सिर्फ 3 इंडिविजुअल हैं और एक में सिर्फ 5 हैं। ये जो रेयरेस्ट क्लासेस हैं ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि ये किस वजह से आती हैं, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इसको जब इस पर भी आप गौर करें, इसमें आपको 1:1:1:1 की रेशियो नहीं मिल रही,
ठीक है, बल्कि आपको ये ऑलमोस्ट 1:1 की रेशो दे रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 1:1 की रेशो दे रहे हैं, ये दोनों ये ऑलमोस्ट 1:1 की दे रहे हैं, और ये आपस में ऑलमोस्ट 1:1 की रेशो दे रहे हैं। लेकिन 4 ग्रुप्स तो बन गए हैं, लेकिन सबके दरमियान 1:1 की रेशो नहीं है। इसका मतलब है कि लिंकेज तो इन्वॉल्व है, डेफिनेटली देयर इज सम लिंकेज। ठीक है, आपके पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसमें भी नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जिस तरह हमने उसमें किया था सबसे पहले कि हम पहले किसी एक को स्किप कर देंगे, बाकी 2 को हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले सीटी को इग्नोर कर रहे हैं, वी और सीवी को पहले हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम गौर करें इस पे, तो हमारे पास जो पेरेंट था उसमें इन दोनों जीन्स का क्या कॉम्बिनेशन था, थोड़ा सा आप इस पर ज़रा सोचें। उसमें ये था कि ये दोनों तो एक जैसे थे, या रिसेसिव या डोमिनेंट, ये डिफरेंट था। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास पेरेंट कॉम्बिनेशन था, जिसमें कि ये अगर डोमिनेंट है तो ये रिसेसिव होगा। ठीक है, पेरेंट में यही था, और इधर भी यही था कि ये डोमिनेंट है तो ये रिसेसिव। तो ये दोनों तो पेरेंट कॉम्बिनेशन हो गए हमारे पास। ठीक है, लेकिन ये वाले जो हैं ये रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि पेरेंट्स में ऐसा नहीं था कि ये दोनों रिसेसिव या दोनों डोमिनेंट हो। तो इन दोनों जीन्स के लिए ये दोनों जो हैं ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये भी रिकॉम्बिनेंट है, ये भी रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, तो ये चारों हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स हैं। उसके बाद ये पेरेंट है, ये भी पेरेंट कॉम्बिनेशन है। तो ये 4 हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स हैं। हम इनको ऐड करेंगे 45, 40, 89, 94। इनको ऐड करने के बाद टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, जो कि ये आती है आपके पास टोटल आपके पास है 268। उसको आपने इससे डिवाइड किया तो आपके पास अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आई दैट इज 18.5%। ओके, 18.5% का मतलब है कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दोनों जीन्स में दैट इज 18.5 मैप यूनिट्स। ओके, उसके बाद अब हम फिर एक को स्किप कर देंगे। अब हम V और CT को कंसिडर कर रहे हैं, CV को फिलहाल हम इग्नोर कर रहे हैं। V एंड CT, फिर वापस जाते हैं इसी चीज़ पे। अब V और CT पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन यही था कि एक रिसेसिव है तो दूसरा डोमिनेंट है, एक डोमिनेंट है तो दूसरा रिसेसिव है। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। इस तरह से ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है कि ये रिसेसिव, ये डोमिनेंट, ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव। तो ये पहले 4 जो हैं इन दोनों जीन्स के लिए ये हमारे पास पेरेंट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ये चारों जो हैं ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स होंगे। ये देखें, दोनों रिसेसिव, दोनों डोमिनेंट, दोनों रिसेसिव, दोनों डोमिनेंट। तो ये हमारे पास आ जाते हैं सारे के सारे रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, तो 89, 94, 3 एंड 5, ठीक है, इनको ऐड करेंगे। 89, 94, 3 एंड 5 191 बनता है जी। और जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आती है दैट इज 13.2%। 13.2% का मतलब है कि ये दोनों जीन्स जो हैं ये एक दूसरे से 13.2 मैप यूनिट्स के फासले पर हैं और एक ही क्रोमोसोम पे हैं। अब हम तीसरे को कंसिडर करते हैं और एक को निकाल देते हैं। इस बार हम V को स्किप करेंगे और CT और CV को कंसिडर करेंगे। अगर हम अपने वही पेरेंट कॉम्बिनेशन की तरफ जाएं तो हमें याद है कि ये दोनों इसी कॉम्बिनेशन में थे कि अगर ये दोनों डोमिनेंट थे तो ये रिसेसिव था, अगर ये दोनों रिसेसिव थे तो ये डोमिनेंट था। तो इसका मतलब है ये दोनों, ये हमारे पास पेरेंट कॉम्बिनेशन में है, ये भी पेरेंट कॉम्बिनेशन में है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों रिकॉम्बिनेंट हैं। यहाँ पे भी ये दोनों रिकॉम्बिनेंट है, यहाँ पे ये दोनों पेरेंट कॉम्बिनेशन में है, यहाँ भी पेरेंट में, ये फिर रिकॉम्बिनेंट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने किसको ऐड करना है 45, 40, 3 एंड 5, इन चारों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, जो परसेंटेज आती है दैट इज 6.4%। इसका मतलब ये दोनों जीन 6.4 मैप यूनिट्स के फासले पर हैं। अगर हम गौर करें इसका मतलब इन दोनों जीन्स के दरमियान जो फासला है CT और CV, ये दोनों क्लोज हैं। ठीक है, V जो है वो CT से थोड़े फासले पर है, लेकिन V जो है वो CV से ज़्यादा फासले पर है। ठीक है, तो अगर हम इनको ड्रॉ करें तो ऑलमोस्ट इस किस्म की एक फिगर हमारे पास बनती है। समझ आ गई इसकी?
लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा सा और गौर करेंगे ना तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ आएगी कि 13.2 प्लस 6.4 इज़ नॉट इक्वल टू 18.5। जो हमारे पास इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ रहा है वो आया था 18.5, लेकिन अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये तो 19.6 आ रहा है मुझे लगता है शायद, ठीक है 19.6। तो इसका क्या फ़र्क है ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये मैंने यहाँ पे जानबूझ के थोड़ी सी आपके साथ बात की है, वैसे आगे जाके मैंने बताना ही है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो नोट करना है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है जी, फर्स्ट वी हैव डिड्यूस्ड अ डिफरेंट जीन ऑर्डर फ्रॉम दैट ऑफ आवर लिस्टिंग ऑफ प्रोजेनी जीनोटाइप्स। मतलब हमने लिखे थे वी, सी टी एंड सी वी, वी, सी वी एंड सी टी, ये हमारा था जीन ऑर्डर जो हमने लिखा था पहले जब हम एनालिसिस करने वाले थे, वी, सी वी एंड सी टी। लेकिन जो हमारे पास आया है दैट इज़ वी, सी टी एंड सी वी। तो हमने सी वी को दरमियान में रखा था, यहाँ पे सी टी दरमियान में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमने अपनी मर्ज़ी से पहले लिख दिया था वही जीन ऑर्डर आएगा। जब आप कैलकुलेट करते हैं तो डेफिनेटली वो जो क्रोमोसोम के ऊपर उनका जीन ऑर्डर है वो आता है। पहले आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है, ज़रूरी नहीं कि जो आपने लिखा था उसी तरह से आना है। दूसरा, सेकंड, वी हैव डेफिनेटली एस्टैब्लिश्ड दैट सी टी इज़ बिटवीन वी एंड सी वी, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि जो सी टी है वो उन दोनों के दरमियान में है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर वी को लेफ़्ट साइड पे लिखा है और सी वी को राइट पे लिखा है तो हम इसी तरह से लिख सकते हैं। ये देखें ना, हमने वी को लेफ़्ट पे लिखा है और सी वी को राइट पे लिखा है, लेकिन अगर हम इसको जीन ऑर्डर को उल्टा भी देते हैं, ठीक है, तो भी वो ठीक होगा, बशर्ते कि आप जो इनके दरमियान डिस्टेंस है वो सही लिखें, ठीक है। सी वी को इस तरफ लिख दें, वी को इस तरफ लिख दें, सी टी दरमियान में ही आएगा और जो डिस्टेंसेज हैं वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, वो सेम आएंगे। तो जीन ऑर्डर आपका जो भी आता है ज़रूरी नहीं कि आपने लेफ़्ट साइड पे कौन सा रखना है, राइट पे कौन सा रखना है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये दूसरा था पॉइंट। थर्ड पॉइंट वही आ गया जो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर हम गौर करें उन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 19.6 मैप यूनिट्स आता है, लेकिन जो हमने कैलकुलेट किया है वो आ गया है 18.5 मैप यूनिट्स। अब ऐसा क्यों हुआ है? ये डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ठीक है, अगर आप अपने डाटा पे गौर करें ना, आपके पास दो आई हैं बहुत ही ज़्यादा रेयर क्लासेस। ऐसी रेयर क्लासेस आपको नॉर्मली उस वक्त मिलती हैं जब आपके पास डबल रिकॉम्बिनेशन हो जाए, डबल रिकॉम्बिनेशन यानी कि डबल क्रॉसिंग ओवर हो जाए। समझ आ रही इस चीज़ की? डबल क्रॉसिंग ओवर। अब आप गौर करें उन दोनों क्लासेस पे जो आपको रेयरेस्ट क्लासेस मिली थी, ठीक है। वापस आते हैं उसी जगह पे, एक मिनट आगे चला गया मैं, ठीक है। ये देखें, ये वाली दो हमारी हैं रेयरेस्ट क्लासेस, ठीक है। अब आपने इन दोनों के जीन कॉम्बिनेशंस पे गौर करना है। अगर साइड्स वाले दोनों जो जीन्स हैं वो आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, लेकिन दरमियान वाला उनके साथ पेरेंटल से हटके एक रिकॉम्बिनेट बना रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डबल रिकॉम्बिनेशन हुई है। मसलन अब आप गौर करें वी और सी टी, ये उसी कॉम्बिनेशन में है जिस तरह से ये पेरेंट में थे, ठीक है, उसी में है। नहीं, हमारा साइड वाला सी वी आया, सी टी नहीं आया, ठीक है। साइड वाला जो जीन है वो सी वी है, सी टी नहीं है। अब गौर करेंगे तो हमारा दरमियान वाला सी टी है। अब देखें वी और सी वी, ये उसी कॉम्बिनेशन में जिसमें ये पेरेंट्स में थे, ठीक है। दोनों साइड्स वाले जो जीन्स हैं ये पेरेंट वाले कॉम्बिनेशन में, लेकिन इनके साथ दरमियान वाला जो है ये चेंज हो गया है, ठीक है। अगर आप इस पर गौर करें तो ये चेंज हो गया क्योंकि ये अब ये वी जैसा हो गया, रिसेसिव। हालांकि हमने जो पेरेंट में लिया था वो तो इस तरह का था, वी सी वी प्लस सी टी प्लस। होना ही चाहिए था कि सी टी वी प्लस में होता फिर ये पेरेंट कॉम्बिनेशन में रहता, लेकिन अगर दरमियान वाला चेंज हुआ है, और यहाँ भी देखें वी प्लस सी वी ये पेरेंट कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो सेंटर में हमारा जीन आया आफ्टर एनालिसिस, जो हमने मैप बनाया उसमें हमारा ये जीन सेंटर में है। जो सेंटर वाला ये चेंज हो गया है। ये उस सूरत में होता है अगर दोनों साइड पे रिकॉम्बिनेशन हो जाए तो दरमियान वाला चेंज हो जाता है, साइड वाले जो दोनों होते हैं वो दोबारा से पेरेंट कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। अगर दोनों साइड्स पे रिकॉम्बिनेशन होती है, सेंटर वाला चेंज होता है, साइड्स वाला पेरेंट कॉम्बिनेशन में रहता है। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया है
कि इसमें हुई है डबल रिकॉम्बिनेशन, यानी कि डबल क्रॉसिंग ओवर। अगर डबल क्रॉसिंग ओवर होती है तो आपने क्या करना है कि जो दोनों रेयर क्लासेस हैं उनको 2 बार ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रॉसिंग ओवर हुई हैं, 2 रिकॉम्बिनेशन नए बने हैं आपके पास, ठीक है। तो अब आपने क्या करना था, रेयर क्लासेस का जो 3 है उसे 2 बार ऐड करेंगे, जो 5 है उसे भी 2 बार ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इनको 2 बार ऐड करते हैं तो फिर आपके पास एग्जैक्टली 19.6 आ जाता है, जो कि उनको ऐड करने से आपको मिलता है। तो ये हो रहा था डबल क्रॉसिंग ओवर की वजह से। आगे थोड़ा सा दोबारा इसको बताता हूँ आपको कि डबल क्रॉसिंग ओवर होती क्या है। ये देखें, ये तो साइड्स वाले क्रोमेटिड हैं। अब देखें, ये हमारे पास थे दोनों साइड्स वाले जीन्स VCV, ठीक है। हमारे पास जो पेरेंट था उसमें ये कॉम्बिनेशन था VCT प्लस CV प्लस, दूसरी साइड पे V प्लस CT और CV, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन था हमारे पास। लेकिन हो गई यहाँ पे डबल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। जब डबल क्रॉसिंग ओवर हुई तो क्या होता है, इसमें यहाँ से कुछ पार्ट्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं। यहाँ से ये पार्ट एक्सचेंज होना शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पे दोबारा से ये अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन में आ गए आगे से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर हुई, ठीक है। ये वाला कटा, ये भी इधर जुड़ गया, ये वाला कटा, ये भी इधर जुड़ गया, तो ये सेंटर वाला चेंज हो गया। यहाँ से जो कटा था वो जुड़ा किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो ये सेंटर वाला इधर आ गया CT प्लस, और ये CT उधर चला गया। तो आपके पास जो नई क्लास बनी वो हुई VCT CV प्लस और V प्लस CT प्लस CV। तो साइड्स वाले जो हैं वो दोबारा से पेरेंट कॉम्बिनेशन में मिलते हैं आपको, लेकिन जो दरमियान वाला जीन आपका मैप करने के बाद आया था वो आपको मिला है रिकॉम्बिनेंट में, ठीक है, वो आपको मिला है रिकॉम्बिनेंट में। तो इसलिए अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे है डबल क्रॉसिंग ओवर। लेकिन ये उस वक्त ही पता चल सकता है अगर आपके पास ये दरमियान वाला जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, ठीक है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में मतलब कि इस पे डिफरेंट हो, इस पे डिफरेंट हो, इस पे ये CT है, उस पे CT प्लस है। अगर ये दोनों उसी एक ही जैसे होते तो फिर तो ज़ाहिर चेंज होकर भी एक ही जैसे रहते, आपको डबल क्रॉसिंग ओवर का पता नहीं चलता। तो इसलिए आपका 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस यहाँ पे आपके काम आ रहा है कि आपने 3 जीन्स एक साथ लिए। अगर आप 2 जीन्स कंसीडर करते तो आपको यहाँ की जो डबल क्रॉसिंग ओवर हुई है उसका पता नहीं चलता। आप एक बार इसे कंसीडर करते, एक बार इसे कंसीडर करते, ठीक है। और यहाँ पे आपको इनकी जो इनका जो दरमियान वाला प्रोसेस है कि कहाँ पे डबल क्रॉसिंग ओवर हुई है वो मिस कर जाते हैं। इसलिए जो आपका 3 पॉइंट है टेस्ट क्रॉस, ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है लिंकेज एनालिसिस में, ओके। इसमें वही सारी बातें जो मैंने अभी आपको सारी उस फिगर में बता दी हैं, वही सारी यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं। इसको अब आपने खुद स्टडी करना, मैंने नहीं बताना आपको, आपने खुद मुझे बाद में बताना है इसके बारे में, ठीक है। मैं आपसे खुद पूछूंगा। ये यहाँ पे आपको बताया ये गया है कि अगर आपने अभी एनालिसिस नहीं किया और आपके पास इस तरह का डाटा आ गया है कि जहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे डबल क्रॉसिंग ओवर हुई है, तो आप बगैर किसी एनालिसिस के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका जीन ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। अगर आप ये वाला जीन ऑर्डर लेते हैं, ठीक है, कि आपका CT पहले या CV बाद में, CV बाद में, तो आपके पास ये जो क्लास आ रही है ये आपके पास ठीक नहीं आ रही, क्योंकि आपकी रेयर क्लास ऐसी नहीं थी, या जो आपको आपकी रेयर क्लास दे रहा है वही आपका सही जीन ऑर्डर होगा। तो इससे आपको आपकी वो रेयर क्लास मिल रही है, ठीक है, जिसमें आपके पास दरमियान ये जो है ये एक चेंज हो रहा है, तो बाकी दोनों पेरेंट कॉम्बिनेशन में है। तो यही एक आपका पॉसिबल जीन ऑर्डर है जिससे आपको आपकी वो रेयरेस्ट क्लासेस जो हैं वो मिल जाती हैं। इन दोनों से आपको आपकी रेयरेस्ट क्लासेस नहीं मिलती, ठीक है। तो आप इस तरह से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं विदाउट एनी एनालिसिस, ठीक है। लेकिन अगर आपने पूरा एनालिसिस कर लिया तो फिर तो आप उस पॉइंट पे पहुंच ही जाते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना है कि अगर आपने एनालिसिस नहीं किया और आपको डबल क्रॉसिंग ओवर का पता चल गया तो आप इन तीनों को इनके प्रॉपर जीन ऑर्डर में लेके आ सकते हैं विदाउट एनालिसिस, ठीक है। फाइनली नोट दैट लिंकेज मैप्स मेयरली मैप द लोसाई इन रिलेशन टू ईच अदर। हाँ, ये अब आप देख लें कि जो आपको यहाँ से लिंकेज मैप मिलता है ना, वो आपको ये तो बता देता है कि इन तीनों जीन्स का आपस में क्या रिलेशन है, या जितने भी आपने लिए हैं। अगर आपने 4 पॉइंट ले लिया तो 4 जीन्स का आपस में क्या रिलेशन है, एक दूसरे से कितनी दूर है। लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि ये क्रोमोसोम पे किस फासले पे हैं या क्रोमोसोम पे किस पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मसलन अगर आपका क्रोमोसोम स्टार्ट हो रहा है, ठहरे मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा इस तरह से,
अगर आपका क्रोमोसोम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, आपको ये तो पता चल जाएगा आपको ये तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक जीन है, ठीक है, दूसरा जीन इस जगह पे है, ये भी पता चल जाएगा, और तीसरा इस जगह पे है, ये भी पता चल जाएगा। इनका आपस में जो डिस्टेंस है ये भी आपको पता चल जाएगा, इनका भी आपस में डिस्टेंस पता चल जाएगा। लेकिन आपका क्रोमोसोम स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इससे पहले कितनी लेंथ है क्रोमोसोम की, इसके बाद कितनी है, क्रोमोसोम की किस जगह पे ये हैं, और इनके दरमियान यहाँ पे कितने जीन्स और हैं, इसके आगे कितने हैं, ये आपको इसकी लिंकेज एनालिसिस से पता नहीं चलता, ठीक है। इसलिए आप इसे फिजिकल मैप नहीं कह सकते, आप इसे सिर्फ जेनेटिक मैप कहते हैं, ठीक है। फिजिकल मैप के लिए आपको और बहुत सारी चीज़ों की तरफ जाना पड़ता है, और इसी तरह से अगर आपने इनके दरमियान कितने जीन्स हैं, आपको उसके लिए मज़ीद ट्रेड्स को कंसिडर करना पड़ता है, मज़ीद जीन्स को कंसिडर करना पड़ता है, उसके लिए अलग से एनालिसिस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ जो जीन्स आप कंसिडर कर रहे हैं उनके दरमियान क्या डिस्टेंस है, या वो एक क्रोमोसोम पे एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, सिर्फ इतना बताएगा, उसके अलावा और मज़ीद कोई चीज़ आपको ये नहीं देगा। ओके, तो अब आपको इंशाल्लाह जितने भी